बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मंगल 4 अगस्त का आगाज हो गया है। आज ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादियों की जंग का 158वां दिन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ताज़ा तरीन बैनुल अक़वामी और इलाकाई सूरत हाल के हवाले से। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप एक इंतहाई नाकाबिले भरोसा, नाकाबिले एतमाद और अपने अल्फाज से फिर जाने वाला शख्स है, लेकिन उसने एक फैसला कर लिया और अगर डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले पर अमल दरामद कर गुजरता है तो होना तो ये चाहिए कि ईरान इस फैसले का सुनकर तशवीश में मुब्तला हो जाए। ईरान जो है उसको परेशानी लाहक हो जाए, वो फायर फाइटिंग करने लगे, इस फैसले पर अमल दरामद को मौखर कराने के लिए कोशिशें शुरू करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला ईरान से ज़्यादा खलीजी ममालिक के लिए परेशानी का बाइस बन जाएगा और इसी वजह से हमें यह नज़र आ रहा है कि ख़ासतौर पर 6 ममालिक, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर और कुवैत, इन 6 ममालिक ने पसे पर्दा कोशिशें शुरू कर दी हैं कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले पर अमल दरामद ना करे। अब यानी ये जो 6 मुल्क हैं ये ईरान के कोई बहुत हमायती तो नहीं है, तो आखिर ऐसा क्या है कि ये ईरान के सफ़ीर बने हुए हैं कि ईरान के ऊपर फ़लाँ हमला ना हो जाए, फ़लाँ फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो जाए जो ईरान के ख़िलाफ़ है। तो एग्जैक्टली इस कहानी को समझने के लिए हमने 24 घंटे सिर्फ पहले जाना है कि 24 घंटे पहले एग्जैक्टली चल क्या रहा था कि अमेरिका अगर वो कर गुजरता जो वो प्लान कर चुका था तो ईरान ने उसके जवाब में क्या प्लान कर रखा था। 9 नए टारगेट्स हैं और उस दौरान 10 नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ खुफिया मुलाकातें चल रही हैं और आखिरी मौका अब दिया गया है ईरान को। इस सारे मंजरनामे के लिए सिर्फ 24 घंटे पहले जाएं तो 24 घंटे पहले जो होना था वो 24 घंटे पहले मालूम नहीं था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि 24 घंटे पहले हमारा प्लान ये था, यानी कि अमेरिका का और इसराइल का और उसके इत्तेहादियों का प्लान ये था कि हमने ईरान के ऊपर हमले करने हैं और उस शिद्दत से हमले करने हैं और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी कि उस शिद्दत से ईरान के ऊपर हमले करने हैं कि दूसरी जंगे अजीम के बाद इससे बड़ी तबाही और बर्बादी वाले हमले इससे पहले नहीं हुए। यानी इसमें आप शामिल कर लें अफगानिस्तान के ऊपर होने वाले हमले, तोरा बोरा की पहाड़ियाँ, वहाँ पर की जाने वाली कारपेट बॉम्बिंग, डेजी कटर्स जिस तरीके से बरसाए गए, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जो है वो ईरान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो दागा गया, इराक में जो बमबारी की गई, गल्फ़ वॉर में जो पहली गल्फ़ वॉर हुई थी उसमें जो कुछ हुआ, इसके अलावा वियतनाम से लेकर जितनी जंगें अमेरिका ने लड़ी हैं या दीगर ममालिक ने लड़ी हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि हम तो ये प्लान कर चुके थे कि दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे भरपूर, सबसे भयानक, सबसे तबाहकुन, सबसे ख़तरनाक, सबसे लीथल हमले हमने करने हैं, तो फिर अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने, यानी क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान वली अहद, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की और मैंने इन हमलों पर अमल दरामद रोक दिया। और फिर साथ ही उसने ये दावा किया कि ईरानी अब हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त तरीके से बात कर रहे हैं, कोई बातचीत चल रही है। अब सवाल ये है कि मोहम्मद बिन सलमान का इस सारे मामले में ऐसा क्या है कि यानी कि वो मोहम्मद बिन सलमान या वो सऊदी अरब जो ये कह रहा है कि हमारे ऊपर जो ईरानी सरपरस्ती में ग्रोह ऑपरेट कर रहे हैं इराक में, वो मिलिशियाएं वो हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर ड्रोन दाग रहे हैं और उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर उन मिलिशियाओं के खिलाफ एक जॉइंट ऑपरेशन, एरियल स्ट्राइक्स कैरी आउट की इराक पर। वो सऊदी अरब जो ये कह रहा है कि ईरान की सरपरस्ती में जो ऑपरेट करते हैं हौसीज़, उन्होंने जो हमारी नाकाबंदी का अनाउंसमेंट किया है कि बहिरे अहमर से हम अपने जहाज़ लेकर नहीं गुजर सकते और उनकी तरफ से हमें ख़तरा लाहक है, वो सऊदी अरब या वो मोहम्मद बिन सलमान आखिर क्यों कन्विंस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को। और ये क्यों होता है कि हर मर्तबा जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं फ़लाँ तारीख़ को एक तहज़ीब का ख़ात्मा कर दूंगा, फ़लाँ तारीख़ को मैं ईरान को इस बर्बादी से दो चार कर दूंगा, फ़लाँ तारीख़ को जो है वो ब्रिजेस का दिन होगा, फ़लाँ तारीख़ को जो है वो दिन होगा राब्ता पुलों का और ईरान जो है उसको मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद कर दूंगा, तो कभी मोहम्मद बिन सलमान, कभी मोहम्मद बिन जैद, कभी शेख तमीम, कभी कुवैत से, कभी बहरीन से जो है वो कोई कन्विंस कर देता है, कभी पाकिस्तान कन्विंस कर देता है। और डोनाल्ड ट्रंप इतना अच्छा है, इतना सादा है
कि वो मान भी जाता है ये बात कि नहीं है, मुझे ईरान के ऊपर हमले रोक देने चाहिए। तो फिर आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ? ईरान जो है उसका जो तरीक़ाकार है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है या प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, वो बड़ा दिलचस्प है। और उसमें ईरान जो है, जिस तरीके से अमेरिका है उसकी खबरें आती हैं, सोर्सेज के ज़रिए आती हैं, उसकी खबरें जो है वो ब्रीफिंग्स के ज़रिए आती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप खुद इतना जो है वो बड़बोला है, इतना मुंह फट है कि वो खुद मीडिया के सामने दिन में 2-3-4 मरतबा जो है वो ज़रूर टॉक करता है। और उसमें हर मरतबा ऐसा भी होता है कि वो उसकी जो एक ही सांस में की हुई गुफ्तगू है वो उससे पिछले सांस में की हुई गुफ्तगू से मुख्तलिफ होती है। लेकिन ईरान जो है वो अपने ऑफिशियल और अनऑफिशियल चैनल से अपने धमकियां और अपने मामलात के मैं क्या करूंगा वो पहुंचाता रहता है। तो अब खबर ये आती है 24 घंटे पहले, जब ये सब कुछ प्लान हो चुका था कि ईरान के ऊपर इतने भरपूर किस्म के हमले करने हैं कि ईरान जो है उसको जंग अज़ीम दोयम के बाद सबसे बड़ी तबाही का जो है वो निशान बना दिया जाए और ऐसी तबाही की जाए कि ईरान जो है वो उसकी कमर टूट जाए, ईरान उठने के काबिल ना रहे। तो उसी वक्त कुछ खबरें रिपोर्ट होना शुरू हुई कि ईरान ने 9 टारगेट्स जो हैं वो लॉक कर लिए हैं। अब अगर तो इन 9 टारगेट्स को अमेरिका और उसके इत्तेहादी मिलकर इनका तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल होते तो जाहिर है कि उनको किसी भी किस्म की तशवीश नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अचानक से कुछ खबरें आती हैं जिसमें कुछ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ऑयल फील्ड्स के नाम अनऑफिशियली जो है वो सामने आने लगते हैं। और फिर अनादोलो एजेंसी, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी बेसिकली इसको स्टार्ट करती है कि अनऑफिशियली या फिर एक जो सीनियर ईरानी अहलकार है उसने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि हमने भरपूर तैयारी कर ली और हम जो है वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाएंगे, लेकिन वो नाम नहीं लेते। लेकिन फिर कुछ अननेम्ड अकाउंट्स, कुछ ऐसे अकाउंट्स जो प्रॉक्सी अकाउंट तस्वुर होते हैं ईरानियन रजीम के, वहाँ से कुछ नाम सामने आने लगते हैं। और नाम जो सामने आते हैं वो नाम पूरी दुनिया के कान खड़े कर देते हैं कि एग्जैक्टली ईरान जो है अगर ये कर गुजरता है और ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं और जिस किस्म के ड्रोन्स हैं उनकी जो प्रिसीजन है, और गिवन द फैक्ट कि इस रीजन में अमेरिका की जो डिफेंस शील्ड है, जो उसका अर्ली वार्निंग निज़ाम है, वो या तो तबाह हो चुका है, नाकारा हो चुका है, या वो उस तरीके से इफेक्टिव नहीं है। ईरान हैज़ इट्स वे अराउंड दिस होल सिक्योरिटी शील्ड और ईरान सक्सेसफुली टारगेट करने की सलाहियत रखता है कि अगर हमने अरद पे, दिमोना पे जो अमरीकी बेसिस हैं, जॉर्डन में, कुवैत में, कतर में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, बहरीन में, सऊदी अरब में, हमने उनको निशाना बनाना है तो वो कर भी गुजरता है। तो इसका मतलब यह है कि वो इन 9 फील्ड्स के ऊपर या इन 9 टारगेट्स के ऊपर भी जो है वो अटैक कर सकता है। नाम क्या सामने आते हैं जिसमें वार्निंग जो है वो दी जाती है और अनऑफिशियली कुछ नाम बताए जाते हैं। एक तो है जी सऊदी अरब, और सऊदी अरब में जो उसकी गवार ऑयल फील्ड है, जो दुनिया की ऑयल सप्लाई का 5%, यानी कि पूरी दुनिया में जितना भी ऑयल जाता है उसका 5% इस एक ऑयल फील्ड से जो है वो जाता है। साथ ही सऊदी अरब की अबकाइक और खुरेस फैसिलिटीज़ जो हैं, इनका नाम जो है वो सामने आता है, जो लगभग मिलाकर 7 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करती हैं। साथ ही खबर आती है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में जो ज़कुम ऑयल फील्ड है, रुवैस रिफाइनरी है, ये निशाने पर हैं। कतर की नॉर्थ फील्ड और रास लफान जो हैं वो निशाने पर हैं। रास लफान वही है जिसके बाद कतर जो है उसने पहली मर्तबा एक ओपन पोजीशन ली कि ईरान कई हज़ार साल पुरानी तहजीब है और ईरान को नहीं मिटाया जा सकता, ईरान को ख़त्म नहीं किया जा सकता, नेगोशिएट करना चाहिए। यानी कि वो मुल्क जो अमेरिका के या सेंटकॉम की सबसे बड़ी फॉरवर्ड बेस को होस्ट करता है, सबसे बड़ा अड्डा जो है वो इस पूरे ख़त्ते में, या अमेरिका से बाहर जो सबसे बड़ा अड्डा मौजूद है वो अल उदैद एयरबेस है, वो कतर उसकी मेज़बानी करता है। और अचानक से कतर ये कहता है कि अमेरिका जो है वो हमले रोक दे और वो अपना एक
मीडिएशन का किरदार शुरू कर देता है। तो वो कतर जो है उसकी ईरान ने जो रास लफान को जब निशाना बनाया था, ये को तकरीबन उन्होंने कहा कि $20 बिलियन का नुकसान हो गया। और नुकसान ऐसा नहीं है कि $20 बिलियन जो है वो आप जाकर किसी की जेब में रखेंगे या आपकी तिजोरी से किसी ने $20 अरब जो है वो निकाल लिया है। इस नुकसान की भरपाई ऑन ग्राउंड फिजिकली रिपेयर वर्क और चीज़ों को दोबारा ऑपरेशनलाइज करने में जो तकरीबन 5 साल, कम अज़ कम एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट था कि 5 साल का वक्त लगेगा, उस फील्ड का नाम दे दिया गया। और साथ ही फिर ये कहा गया कि कुवैत जो है उसकी बर्गन ऑयल फील्ड जो तकरीबन 2 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करती है, बहरीन जो है उसकी सित्रा रिफाइनरी और अल मिहाज ये जो है वो निशाने पर है। और फिर इसराइल की तमार गैस फील्ड और लेविथियन जो फील्ड्स हैं इनको निशाना बनाने का कहा गया, अनऑफिशियली कहा गया। और फिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कहता है कि मुझे तो मोहम्मद बिन सलमान ने रोक दिया, मुझे तो ये कहा गया कि मैं फलां चीज़ ना करूं, फलां चीज़ ना करूं। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया अब से चंद घंटे पहले, उस फैसले के बाद या उस ऐलान के बाद जो है वो दोबारा से एक तशवीश की लहर दौड़ी है इन खलीजी ममालिक में। और अब जो ख़बरें रिपोर्ट हो रही हैं सोर्सेज से इंटरनेशनल मीडिया में, मिडल ईस्टर्न मीडिया में, यूरोपियन मीडिया में, दे आर क्लियरली इंडिकेटिंग कि ये ममालिक अब इस सारे मामले पे चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी तरीके से वो ना कर गुजरे या वो करने से पीछे हट जाए, कोई ना कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकल आए। और साइमल्टेनियसली ओमान और ईरान जो है वो एक बड़ी एक्टिव किस्म की बातचीत में इंडल्ज नज़र आते हैं कि जहाँ ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ में एक नए रास्ते के तयन और उसके जॉइंट कंट्रोल के हवाले से कोई मैकेनिज्म तय हो जाए। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या अमेरिका जो है वो उस माहदे को उसका पास करेगा, उसको एक्नॉलेज करेगा, उसको तस्लीम करेगा और अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा, या फिर लड़ाई अगले स्टेज में जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी है, ये जो फैसला किया है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। और फिर अब एक मरतबा उस पिच पर, उस नहज पर डोनाल्ड ट्रंप चला गया जहां पर रिजीम चेंज एक मरतबा पीछे चला गया था। आपको मालूम है कि रिजीम चेंज हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। लेकिन अब डीकैपिटेशन, अब डीकैपिटेशन क्या होती है कि सर को धड़ से मुकम्मल तरीके से जुदा कर देना, सरकलम कर देना, खात्मा कर देना, डीकैपिटेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत वक्त के बाद। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, जरा सुन लें। Well, you don't know. I don't know. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned, still planned. We'll see what happens, but it's a very, very tough thing to do. I think I'm very proud of the fact that I'll give people a chance. This is a big move. To do an attack that big on a country, I'd rather not do it. Now, we've already through lots of large attacks, but they were normal large. Hopefully they'll come to their senses, because what happened cannot have a nuclear weapon. But डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद ये है कि ईरानी जो है वो होश में आ जाएंगे, होश के नाखून ले लेंगे, मैं उनको आखिरी मौका दे रहा हूँ, वरना फिर हम डीकैपिटेशन की तरफ जाएंगे। अब ये चीज़ हम इस जंग को अब तक कवर करते हुए तो समझ चुके हैं कि ईरान जो है वो जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जिस तरीके से उसने आउट कम्पीट किया है अपने मुखालिफिन को, अपने ऊपर हमला आवर कुव्वतों को, उसने ये सब कुछ अचीव किया है अपने जो डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ाइक डिफेंस है, स्ट्रेटजी है, जिसके तहत ईरानी फ़ौज जो है उसके पास पहले से दिए हुए ऑर्डर्स मौजूद हैं, सबके पास अपनी सप्लाई चेन्स मौजूद हैं, सबके पास अपना असलहा मौजूद है और सबके पास ऑर्डर्स मौजूद हैं। उनको मरकज़ी सतह से, ईरानी क़यादत से किसी ऑर्डर को रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है टू रिटेलिएट। इफ़ दैट हैपन्स कि जहाँ पर डीकैपिटेशन की बात हो रही है, सर धड़ से जुदा करने की बात हो रही है, जहाँ पर ये बात हो रही है कि हम जो है वो ईरान की अब जो नई क़यादत उनके मुताबिक मौजूद है कि हमने टॉप 50 लोग जो हैं उनको एलिमिनेट कर दिया, उनको शहीद कर दिया है,
अब ईरान में उन्होंने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक ऐसी क़यादत आ गई है जिसके साथ डील करना आसान है। अब जब उनकी डिकैपिटेशन की बात हो रही है या उनको जो है उनके ख़ात्मे की बात हो रही है, तो इफ़ दैट टाइम कम्स तो ईरानी फ़ौज जो है जिसमें ये 9 टारगेट्स बताए गए हैं, इनकी तरफ हमलावर हो सकती है। इस वजह से अब जो खलीजी ममालिक हैं वो एक वाज़े एफ़र्ट बिहाइंड द सीन्स रहते हुए करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर दे आर ट्राइंग कि डोनाल्ड ट्रंप को रोक दिया जाए, किसी तरीके से इससे बाज रखा जाए, ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए और ईरान इस सारे मामले में जो है वो किसी ना किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। और ख़बरें हमारे पास सामने जो आ रही हैं इन 9 टारगेट्स के बाद जो 10 बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं, एक तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान और फिर उसके एक के बाद एक बयान और उसकी जुज़ियात हैं कि जहाँ पर वो कहता है कि ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। इसके पास ईरान के पास एक अच्छे मुआहदे पर दस्तखत करने का ये आखिरी मौका है, दिस इज़ द लास्ट चांस। फिर अमरीकी फ़ौज ये दावा करती है कि ईरान की नाकाबंदी के दौरान 44 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया, 2 को नाकारा बना दिया गया। फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने ईरानी क़यादत पर दोगला होने का इल्ज़ाम लगा दिया। फिर हम ये ख़बर देखते हैं कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान जो अदरवाइज़ कोई बड़ी हार्ड हिटिंग नहीं करते, डिप्लोमेटिक किस्म के बयानात देते हैं, उन्होंने कहा कि हम अपनी सरज़मीन के दिफा के लिए भरपूर और पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। और फिर हैरानकुन तौर पर यह ख़बर भी सामने आती है कि जो रीसेंट वेव आई थी अटैक्स की, उससे पहले जो अमेरिका ने, और ये एक बड़ा ही अनयूजुअल किस्म का काम हुआ, ये रूटीन का काम नहीं है कि अमेरिका जो है वो किसी ख़ास मुल्क पर नाम लेकर हमला करने के हवाले से ये तजावीज़ मांगे अपने रिटायर्ड फ़ौजियों से कि आप हमें बताएं कि क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, किस तरीक़ेकार से हम जो है वो ईरान पर हमला करें। ये जो रीसेंट वेव आया था इससे पहले ये ख़बर अब आ चुकी है कि ये तजावीज़ जो हैं वो मांगी गई थी। ईरान इसी वक्त के दौरान, इसी 24 घंटे के दौरान ये दावा करता है कि आबनाए हुर्मुज़ में एक और MQ-9 जो रीपर ड्रोन है वो मार गिराया गया। साथ ही हम ये देखते हैं कि ईरानी वजारत ख़ारजा डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करता है कि बातचीत हो रही है और उसने ये बताया, अब ये टाइम ज़रूर जहन में रखिएगा, ये बात रीसेंट है लेकिन क्योंकि घड़ी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, अमेरिका की घड़ी डिफरेंट है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि पीर के दिन मुज़ाकरात होंगे और ईरान ने ये कहा है कि हमारे तो अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वाहिद मुल्क जिसके साथ हम इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं वो है ओमान, और ओमान के साथ हमारी बातचीत चल रही है। और फिर अमरीकी ऑफिशियल्स, अमरीकी इंतज़ामिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद ये कंफर्म करती है, CBS न्यूज़ पर मौजूद है, ABC पर मौजूद है, दीगर जो ख़बर रसा इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि अमरीकी इंतज़ामिया भी कह रही है कि कोई नए मुज़ाकरात ईरान के साथ शेड्यूल्ड नहीं है, ना ही कोई नए मुज़ाकरात हो रहे हैं। फिर तेल की कीमतें, वंस अगेन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहाँ पर हम देखते हैं कि जो तेल का मामला है बयानात से उनकी कीमतें कम ज़्यादा होना जो है ये सिलसिला चलता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि राब्ता होता है, सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो ईरानी हम मनसब के साथ अब्बास इराक़ची से शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान अल सऊद रब्ता करते हैं और ईरान को मनाने की कोशिश की जा रही है, ईरान के साथ अपने मामलात तय करने की कोशिश की जा रही है। ईरान को ज़ाहिर है कि ये वो कॉल्स नहीं होती, इनकी डिटेल्स उस तरीके से सामने नहीं आती, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिव रखते हुए सऊदी अरब जो है वो ख़ित्ते में जारी कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों पर ज़ोर देता है, ईरान से खुद रब्ता करके। सो दे आर ट्राइंग कि हमने अपना पार्ट प्ले कर दिया, आप भी कुछ थोड़ा सा पीछे हट जाएं और मामलात को जो है वो बातचीत के ज़रिए हल करें। तो सऊदी अरेबिया ज़ाहिर है कि उसके स्टेक्स बहुत हाई हैं, उसकी जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैं जिस पर वो डिपेंडेंट है, सऊदी मईशत में इसके हवाले से ग़ालिबन 2-3 दिन पहले एक वीडियो कर चुका हूँ कि कितनी बड़ी कॉन्ट्रैक्शन हुई है सऊदी इकॉनमी में, और सऊदी इकॉनमी का सुकड़ना, सऊदी मईशत का एक ऐसी मईशत जिसको खलीजी ममालिक में
एक बड़े भाई के तौर पर लिया जाता है और सबसे पावरफुल इकॉनमी तस्वुर होती है। जाहिर है कि उनका जितना रकबा है, जितने उनके पास रिसोर्सेज हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का, उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, उनका ओपेक में कोटा बहुत ज़्यादा है, वो उसको लीड करते हैं। तो सऊदी अरब की इकॉनमी का सुकड़ना दैट ऑब्वियसली अफेक्ट सऊदी अरेबिया, और उनकी डिपेंडेंस जाहिर है कि तमाम की तमाम ऑयल ही के रेवेन्यू पर है कि जिससे वो अपना मुल्क चला सकते हैं, अपने अखराजात पूरे कर सकते हैं, अपने जितने प्रोजेक्ट्स हैं, लाइन जो उनका विजन 2030 है उस पर अमल दरामद कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके बयानात के बाद बयानात आना जो है उसका सिलसिला मुकम्मल तौर पर चल रहा है, और इसी दौरान जो ईरान के वज़ीर दिफ़ा हैं, कायम मकाम वज़ीर दिफ़ा, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर यह बयान दिया कि अमरीकी धमकियों पर ना हैरान होंगे और ना ही खामोश बैठेंगे। हम सरप्राइज्ड नहीं होंगे अगर हमारे ऊपर हमले किए जाते हैं, हम उसके लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। और जो कायम मकाम वज़ीर दिफ़ा हैं ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न रज़ा, उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान हर ख़तरे को संजीदगी से लेगा और अपनी अस्करी तैयारियों को मज़ीद मजबूत बनाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप के ये जितने भी बयानात हैं उस पर उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये नफ्सियाती जंग का हिस्सा है। वो हमले का कहता है, हमले से पीछे हटने का जो है वो कह देता है। तो ये नफ्सियाती जंग लड़ी जा रही है, लेकिन हम हर ख़तरे को हकीकी समझते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ईरान को लास्ट चांस दिया गया, आखिरी मौका कहकर बताया गया कि आपके पास लास्ट चांस है। सऊदी अरब अपने तौर पर एफर्ट कर रहा है, दीगर ममालिक भी कर रहे हैं। बहुत तेज़ी के साथ ये सूरत हाल तब्दील हो रही है। पाकिस्तान में जिस तरह सियासत की सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, सेपरेटली बात करेंगे उसके ऊपर तो कि बकरी हो जाना, मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसने क्या फ़ैसला किया या इंटरनली उनके पास से क्या सूरत हाल सामने आ रही है। एक बात तो कन्फर्म है कि मोहसिन नकवी जो है उनको जवाब ना देने का कहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कि मोहसिन नकवी को कोई जवाब ना देना। लेकिन साथ ही ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी तरफ से एक तमाम वजारतों को भिजवाया गया है परफॉर्मा कि आप बताएं आपकी क्या कारकर्दगी है। तो ये इसकी बेसिस के ऊपर वजारतें चेंज होनी हैं, किसकी किसकी नहीं होनी, ये सूरत हाल भी हमारे सामने है। और दुबई के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट है, अहम डेवलपमेंट है, जिस पर इंशाल्लाह टच अपॉन इन द कमिंग वीडियोज़। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।